हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में हम जनरल इनकम और स्पेसिफाइड इनकम पढ़ लिए थे। अब स्पेसिफाइड इनकम जो हम पढ़े थे अप्रॉक्स मेरे हिसाब से 13 या 14 पॉइंट्स पढ़े थे हम लोग स्पेसिफाइड इनकम के अंदर। उसमें से कुछ 3 और 4 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें हमको फर्दर डिटेल में जाने की, हालांकि वैसे तो पूरे के 14 पॉइंट्स अगर तुम किसी बुक में जाओगे तो वहां पे पूरे डिटेल में एलैबोरेट करके दिए गए हैं, लेकिन हमारे बीकॉम एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, या तुम कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नॉर्मल मैं सीए के एग्जाम्स में देखा हूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं इतना ही आता है, इसके अलावा बाकी आता नहीं है। सीए के एग्जाम्स तक में सिर्फ ये 4-5 पॉइंट मैं यहाँ लिखा हूं ना, ओनली इंपॉर्टेंट वंस आर कवर्ड। इसमें से ये जो 14-15 पॉइंट्स है, इसमें से 3 या 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो 3-4 ही आता है। तो जब सीए तक के एग्जाम में वही 3-4 आ रहा है तो दुनिया के हर एक एग्जाम में यही पॉइंट्स आते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे। 3 से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहला, विनिंग फ्रॉम लॉटरी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी इंसान का लॉटरी लगता है, कोई पजल में जीतता है, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस में घोड़ा दौड़ाता है और वो घोड़ा फर्स्ट आ जाता है, कार्ड गेम, सट्टेबाजी, गेम ऑफ अदर शॉट, आईपीएल में बेटिंग किया, और फॉर गैम्बलिंग और बेटिंग ऑफ एनी फॉर्म ऑफ नेचर, अगर इसमें से कोई भी पैसा वो जीतता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल। लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं। ये सारे पैसे तो हैं ही, ये सब तो है, मतलब लॉटरी लगेगा, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस, कार्ड गेम, ये सब तो टैक्सेबल है ही। इसके साथ कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? ये इनकम पर फ्लैट 30% का टैक्स लगता है। वरना इनकम टैक्स नॉर्मली क्या होता है, इनिशियली जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होता है वहां तक फ्री होता है, उसके बाद 5%, 10%, 15%, 20% धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन लॉटरी इनकम पर और विनिंग फ्रॉम लॉटरी इस कैटेगरी के इनकम पर डायरेक्टली 30% टैक्स लग जाए। ठीक है, उसके बाद इरेस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल टैक्स स्लैब, तुम किसी भी स्लैब में हो तुम्हें 30% फ्लैट पे करना पड़ेगा। नो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, इसमें कोई एग्जाम्पशन लिमिट नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है, कोई प्रकार का सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस नहीं मिलता है। एग्जाम्पल, प्राइस फ्रॉम विनिंग टीवी शोज, कौन बनेगा करोड़पति में जीते 30% डायरेक्ट, लॉटरी टिक लगा कसिनो में जीते, ऑनलाइन गैम्बलिंग कोई भी प्रकार का हो तो 30% यहां पर डायरेक्टली लग जाता है। टीडीएस 30% कट जाता है। टीडीएस का मतलब होता है जब तुम्हें कोई पैसा दे रहा है उसी टाइम उसमें से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसी में से वो पैसा काट कर इनकम टैक्स को डिपॉजिट। मान लो तुम लॉटरी खिला रहे थे, मैं खेलने आया था, मेरा 1 लाख का लॉटरी लगा, तुम 1 लाख मुझे दोगे, तो तुम जब 1 लाख मुझे दोगे ना, उसमें से डायरेक्टली 30% माइनस कर दोगे और वो 30% तुम गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दोगे मेरे नाम से। इसको बोलते हैं टीडीएस। हम आगे जाकर यूनिट नंबर 3 में टीडीएस को पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए मानकर चलो 30% टीडीएस। कभी कभार क्या होता है ना, गिफ्ट इन काइंड होता है, पैसा नहीं मिला, कार मिला, 10 लाख रुपए का कार। अब 10 कार का 30% तो काट नहीं सकते, चक्का वक्का खोल के तो गवर्नमेंट को दे नहीं सकते, तो क्या करें? क्या कार का 30% खोलकर गवर्नमेंट को दे देंगे? नहीं। तो उसमें टैक्स कैसे लगेगा? तो उसमें रूल है कि जब तुम मुझे 10 लाख का कार हैंडओवर करोगे, उस टाइम मेरे से 3 लाख रुपए कैश लोगे, मतलब उसका 30% कैश में लोगे और उस 30% को गवर्नमेंट को पे करोगे। ठीक है, तो गिफ्ट देने से पहले अगर गिफ्ट इन काइंड है, कैश नहीं है, तो उस केस में हमारा 30% जो है वो हमें देना पड़ता है पहले, बिफोर रिलीजिंग द प्राइस। प्राइज देने से पहले 30% गवर्नमेंट को डिपॉजिट करोगे। इसमें रूल 10,000 का है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी अगर 10,000 से ज्यादा है तो। ठीक है, आ जाओ आगे। कोई प्रकार का डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई प्रकार का एक्सपेंस माइनस नहीं होगा। कहीं पर हारे हो, कहीं पर जीते हो, तो एक जगह का हारा हुआ पैसा दूसरे जगह के जीते हुए पैसे के साथ माइनस भी नहीं होगा। हारा हुआ तो गया, जीते हुए पे 30% टैक्स देना पड़ेगा। मान लो साल में 2 लॉटरी खेला मैं, एक जनवरी के महीने में और एक तुम्हारा मार्च के महीने में। जनवरी वाले में हार गया 10 लाख रुपए, फरवरी वाले मार्च वाले में 20 लाख जीत गया, तो साल भर में नेट में 10 लाख ही जीता हूं। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है जो 10 लाख तुम हारे हो वो गया, उसका हम नहीं जानते। जो 20 लाख तुम जीते हो उस 20 लाख के ऊपर डायरेक्टली 30% दे दो। क्लियर है बात?
तो कोई भी प्रकार का डिडक्शन या लॉस वो भी माइनस नहीं। ठीक है, आ जाओ, ये तो हो गया विनिंग फ्रॉम लॉटरी। नेक्स्ट, गिफ्ट। गिफ्ट के केस में क्या होगा? टैक्स ट्रीटमेंट फॉर गिफ्ट रिसीव्ड बाय एनी पर्सन ऑन और आफ्टर 1/4/2017। टाइप ऑफ गिफ्ट, दो प्रकार का गिफ्ट, मॉनेटरी गिफ्ट और गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी दे रहा है। प्रॉपर्टी में दो चीज है, इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जमीन बिल्डिंग दे रहा है, और मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब अदर देन इमूवेबल मतलब कोई और चीज दे रहा है, कोई पेंटिंग दे रहा है, कोई स्कल्पचर दे रहा है, इस प्रकार का कोई आइटम दे रहा है। तो गिफ्ट ऑफ मॉनेटरी गिफ्ट हो गया और नॉन मॉनेटरी गिफ्ट हो गया। नॉन मॉनेटरी में दो, मूवेबल एंड इमूवेबल। ठीक है, आ जाओ आगे। प्रायर टू 1/4/2017 गिफ्ट प्रोविजन अप्लाइड ओनली टू इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ। पहले इंडिविजुअल एचयूएफ के ऊपर था, अब सभी के ऊपर है, हर के ऊपर है। क्या बोलता है? इनकम to include gift cover under section 26. This makes certain gift taxable as income in the hands of the recipient. जब रिसिपिएंट को गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। नॉर्मली 50,000 का लिमिट है, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग चीज भी है। नॉर्मली 50,000 से कम होगा एग्रीगेट वैल्यू तो नॉट टैक्सेबल, 50 से ऊपर हो जाएगा साल भर में तो टैक्सेबल। ठीक है, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट इफ aggregate value of gift received in a financial year is 50,000. applies to monetary, immovable, movable, सभी को मिलाकर 50,000 का लिमिट होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो कैश दो, चेक दो, कुछ भी दो, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है। उसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहो गिफ्ट दो, कोई मना नहीं करेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। कब होता है वो? जब तुम रिलेटिव से गिफ्ट ले रहे हो। पापा मुझे गिफ्ट कर रहे हैं, मम्मी मुझे गिफ्ट कर रही है, मैं अपने बच्चों को गिफ्ट कर रहा हूं, तो इस पर टैक्स नहीं लगता। रिलेटिव का डेफिनेशन दिया गया है, और इस रिलेटिव के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन किसी को गिफ्ट देता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता। मैरिज में जो गिफ्ट दिया जाता है उस पर टैक्स नहीं लगता। मेरा शादी हो रहा है, मेरे शादी के रिसेप्शन के टाइम पर बाहर लोग आए, खाना खाकर मुझे गिफ्ट देकर गए। गिफ्ट में कोई कार दिया तो कोई, तुम्हारे शादी में ऐसा नहीं मिलता है नॉर्मली, लेकिन मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ, और वैसे किसी को नहीं मिलता है। मुझे मेरा एक दोस्त कार गिफ्ट किया, मुझे मेरा एक दोस्त बाइक गिफ्ट किया, एक आईफोन गिफ्ट किया, एक लैपटॉप गिफ्ट किया। तो ये जो गिफ्ट होते हैं ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज, ये एग्जेम्प्ट होता है। ऑन मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, उसके बाद अंडर विल और इनहेरिटेंस, मैं अपने फोर फादर से इनहेरिट किया, ठीक है, उस पर भी एग्जेम्पशन है। कोई लोकल अथॉरिटी, ट्रस्ट या रजिस्टर्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन दिया, एग्जेम्प्ट। फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, अगर 50,000 से कम है, सॉरी एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई हम पढ़े थे ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, तो उस केस में वो भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, क्या क्या लिमिट आएगा? टाइप ऑफ गिफ्ट टैक्सेबल, कैश गिफ्ट अगर 50,000 से ऊपर है तो पूरा टैक्सेबल। ऐसे नहीं कि 50 के बाद, मान लो 55,000 का गिफ्ट मिला तो 5,000 टैक्सेबल नहीं होगा, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा 0 से लेकर 55 पूरा। मूवेबल प्रॉपर्टी है तो कंसिडरेशन है, विदाउट कंसिडरेशन है, पूरा टैक्सेबल। तो बेसिकली अगर गिफ्ट का वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो पूरा टैक्सेबल, 50 से कम है तो पूरा एग्जाम्प्ट। ठीक है, रिलेटिव कौन होता है? रिलेटिव इंक्लूड्स स्पाउस मतलब वाइफ या हस्बैंड, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, खुद के पेरेंट्स, स्पाउस के पेरेंट्स, सिबलिंग मतलब मेरे भाई बहन, स्पाउस के भाई बहन मतलब वाइफ या हस्बैंड के भाई बहन। सिबलिंग ऑफ स्पाउस, ये तो आ गया। लीनियर एसेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स, लीनियर एसेंडेंट और डिसेंडेंट मतलब मेरे ऊपर जितने हैं और मेरे नीचे जितने हैं। मेरे ऊपर मेरे पापा, उसके ऊपर मेरे दादा, उसके ऊपर मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, उसके ऊपर ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, नीचे मेरा बेटा, मेरा पोता, उसके नीचे नीचे। ये होता है लीनियर एसेंडेंट और डिसेंडेंट। बात है, लीनियर एसेंडेंट मतलब मेरे ऊपर जो है और लीनियर डिसेंडेंट मतलब मेरे नीचे जो है। क्लियर है बात? इसमें जो भी गिफ्ट लेना देना होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, वो रिलेटिव के डेफिनेशंस पर आता है। क्लियर है? आ जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000। ठीक है, उसके बाद एग्जेम्पशन है कि नहीं चेक कर लो, रिलेटिव है, मैरिज है क्या चेक कर लो, बाकी नहीं तो अदर सोर्सेस पे टैक्सेबल कर दो। क्लियर है? आ जाओ, एक क्वेश्चन करेंगे। गिफ्ट का तो क्वेश्चन बनता ही है ना, जब ऐसा प्रोविजन है तो गिफ्ट का तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, आ जाओ। मिस्टर अंकित रिसीव फॉलोइंग गिफ्ट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24। ही रिसीव अ गिफ्ट इन कैश 20,000 फ्रॉम हिज अंकल ऑन 30/6/2023। अंकल से मिला, ठीक है, क्या करेंगे? अंकल से मिला तो टैक्सेबल। अंकल इज नॉट इन अ डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। अंकल कौन? अंकल पता नहीं,
रिलेटिव के डेफिनेशन पर नहीं है, तो फुल्ली टैक्सेबल, ये 20,000 टैक्सेबल हो जाए। ही रिसीव्ड अ चेक ऑफ 30,000 एट गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर, भाई से मिला है तो एग्जेम्प्ट, क्योंकि रिलेटिव के डेफिनेशन पर आ गया। ही रिसीव्ड ₹28,000 वेडिंग, शादी में मिला है, शादी में तो जो मिलता है एग्जेम्प्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ही रिसीव 25,000 गिफ्ट नॉन रेसिडेंट से मिला है, फ्रेंड से मिला है, फ्रेंड तो कोई रिलेटिव का डेफिनेशन में नहीं है, पूरा टैक्सेबल। ही रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑफ 50,000 फ्रॉम हिज ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ मतलब अपनी वाइफ के भाई से, तो स्पाउस का भी ब्रदर तो आता है ना इसमें डेफिनेशन में, तो ये भी नील, ठीक है। उसके बाद रिसीव 5,000 मिस्टर जेड हुई रेसिडेंट फ्रेंड, एक फ्रेंड से 5,000 मिला, तो पूरा टैक्सेबल। अच्छा टोटल कितना हो गया साल भर में, सर टोटल हो गया 50,000 रुपए। बताओ टोटल 50,000 है, क्या टैक्सेबल होगा या नहीं। एग्रीगेट लिमिट था ऑन अ ईयर 50,000 से ऊपर, 50 या 50 से कम एग्जेम्प्ट, तो 50 हो रहा है तो ये एग्जेम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल जीरो, क्योंकि लिमिट है ना, ओवरऑल लिमिट 50,000 का है ना, तो 50,000 हुआ, 50 से ऊपर होने से टैक्सेबल है, 50 या 50 से कम होने से एग्जेम्प्ट है, तो एग्जैक्टली 50 हुआ, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, तो ये पूरा क्वेश्चन में टैक्सेबल वैल्यू आएगा जीरो। बात समझ में आया। वैसे तो टैक्सेबल है 20, 25 और 5, लेकिन ओवरऑल लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा, ओवरऑल लिमिट कितना है 50,000। क्लियर है, चलें आगे। यस, इसका देखो, ये रहा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में 50,000 आया, ओवरऑल लिमिट 50 से कम है, तो पूरा एग्जेम्प्ट हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे। इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन और एनहांस्ड कंपेंसेशन, हम कंपेंसेशन एनहांस्ड कंपेंसेशन के बारे में बात किए थे कैपिटल गेन में। अगर कोई प्रॉपर्टी मेरा कंपलसरीली एक्वायर्ड कर लिया जाता है तो उसके बदले में गवर्नमेंट मुझे कंपेंसेशन देता है। जब कंपेंसेशन देता है तो अक्सर गवर्नमेंट लेट से देता है कंपेंसेशन, तो कंपेंसेशन के साथ इंटरेस्ट ऐड करके देता है, तो कंपेंसेशन का अमाउंट तो कैपिटल गेन में जाएगा, ठीक है, वो प्रॉपर्टी का वैल्यू है, लेकिन जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो मेरा अदर सोर्सेस पर आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव ऑन कंपेंसेशन और एनहांस्ड कंपेंसेशन, ठीक है। क्या है इसमें वैल्यू, व्हेन द इंडिविजुअल रिसीव इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन और एनहांस्ड कंपेंसेशन, वो कहां पर टैक्सेबल होता है, वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है। अच्छा कंपेंसेशन या एनहांस्ड कंपेंसेशन कहां पर टैक्सेबल होगा, वो हमारा कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो कहां टैक्सेबल होगा, वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल, ठीक है। इंटरेस्ट कंपोनेंट टैक्सेबल सेपरेटली अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। दिस इंटरेस्ट इज नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल कंपेंसेशन बट सेपरेट इनकम फॉर डिले ऑफ द पेमेंट, लैंड एक्विजिशन हुआ, कोई कोर्ट का डिसीजन आया, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, किसी के केस में भी हो सकता है। अब इसमें एक रूल है 50% डिडक्शन, फ्लैट 50% डिडक्शन मिल जाता है। मान लो मुझे 1 लाख का इंटरेस्ट मिला, तो इस पे क्या होगा, 50% का डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब टैक्सेबल कितना हो जाएगा, ओनली 50,000। क्यों सर 50,000 का डिडक्शन, नॉर्मली कंपेंसेशन या एनहांस्ड कंपेंसेशन को क्लेम करने के लिए, उस पर इंटरेस्ट को क्लेम करने के लिए कोर्ट में केस करके लीगल बैटल लड़ना पड़ता है, उस लड़ने की वजह से बहुत खर्च होता है, तो गवर्नमेंट बोला एक काम करो, कोई भी प्रकार का एक्सपेंस का क्लेम मत करो, तुम डायरेक्टली 50% ले जाओ, डायरेक्टली 50% माइनस कर लो, बैलेंस 50% के ऊपर टैक्स दे दो। क्लियर है बात, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट पोर्शन होगा उस पर 50% डायरेक्टली माइनस कर देंगे। इफ इंटरेस्ट इज 1 लाख, मान लो 1 लाख मिला मुझे, तो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल कितना होगा, 1 लाख का 50% हम माइनस कर देंगे, बैलेंस 50,000 जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रिंसिपल कंपेंसेशन और इंटरेस्ट कंपेंसेशन। इंटरेस्ट अलग से निकालना है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट कैपिटल गेन में जाएगा, इंटरेस्ट अमाउंट अदर सोर्सेस में आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3, क्या बोला इलस्ट्रेशन नंबर 3, मिस्टर जी बेदी owns house at Bombay and Bangalore. These houses are horses, horse रखा है वो कहां पर, बंबई में और बेंगलोर में। These horses run for races at a race course during the year 23-24. Mr. Bedi submit the following information. ये हॉर्स रेस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी रेस हॉर्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये तुम्हारा कंपेंसेशन वाला नहीं है, कंपेंसेशन में सिंपल सा रूल है 50% माइनस कर लेना। क्या बोला, हम घोड़ा रखे हैं, घोड़ा को डेली दौड़ाते हैं, घोड़ा को मेंटेन करने के लिए खर्च होता है, कभी कभार घोड़ा के ऊपर हम सट्टाबाजी भी कर लेते हैं, तो घोड़ा का दौड़ जो है, घोड़े का दौड़, एक्सपेंस ऑन रेस हॉर्स, मुंबई में कितना आया 2,60,000, बेंगलोर में कितना आया 4,30,000। हॉर्स को घोड़ में दौड़ाने से रेवेन्यू भी होता है, तो वहां पर रेवेन्यू कितना हुआ, दोनों जगह से मिलाकर
6,20,000, मतलब पैसा मिला कितना, 1,20 प्लस 5 इक्वल्स टू 6,20,000, माइनस एक्सपेंस कितना माइनस हो जाएगा, 2.6 प्लस 4.3, कितना एक्सपेंस हो गया, 6.9, 6,90,000। तो नेट में क्या आ गया, लॉस आ गया। तुम बोल रहे हो साल भर में मैं खर्चा किया हूं इतना 6,90,000, लेकिन साल भर में घोड़े की वजह से मेरा इनकम हुआ है 6,20,000, तो 70,000 का मुझे लॉस हुआ है। तो गवर्नमेंट बोला लॉस है तो मैं क्या करूं, लॉस में तो हमारा कुछ भी नहीं है, तुम इस लॉस को अपने पास रखो। लेकिन ये बताता है कि मिस्टर बेदी 1,05,000, जब ये घोड़ा को रेस में दौड़ा रहा था ना, तो जो फीस मिला ये तो ये है, उस टाइम पर वो उसमें सट्टेबाजी भी किया कि मेरा घोड़ा जीतेगा, मैं इतना रुपए लगाता हूं, जीत गया तो 5 गुना हो जाएगा, 10 गुना, बेसिकली सट्टाबाजी। तो मिस्टर बेदी 1,05,000 सट्टेबाजी से जीता। दिस इज लॉटरी और बेटिंग गैम्बलिंग जो हम पहले पढ़े थे। इस पर कोई एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलता, ये लॉस इसके साथ सेटअप नहीं होगा, ये लॉस अलग है, ये घोड़ा दौड़ाने का लॉस है वो अलग है, लेकिन ये लॉस है बेटिंग और गैम्बलिंग वाला। बेटिंग गैम्बलिंग का प्रॉफिट है ये प्रॉफिट पे डायरेक्टली 30% तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, नो एग्जम्पशन। तो ये 1,05,000 टैक्सेबल होगा 30%। ये लॉस तुम अपने पास रखो, हमें कोई लेना देना इससे नहीं। क्लियर है बात, ठीक है। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस हॉर्स, ये सब 30% टैक्सेबल होता है। ये रेस हॉर्स जो है ये लॉस हुआ, इसको इसके साथ हम सेटअप नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ प्रॉफिट होता तो टैक्स लेते, लेकिन वहां लॉस है, हमें कुछ नहीं पता, हम उस पर कुछ भी नहीं देखते, हमें सिर्फ विनिंग फ्रॉम लॉटरी मतलब जो इनकम हुआ है वो बताओ। क्लियर है बात, रेस हॉर्स के केस में ये। तो यहाँ पर नियम में लॉस आया, लॉस का कुछ भी नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड करो, ठीक है। लेकिन जो विनिंग है 1,05,000 या 1,50,000 था, 1,05,000, 1,05,000 रिसीव हुआ, तो अच्छा इस पे टीडीएस कटा होगा, मैं टीडीएस का पॉइंट भूल गया था, यहां देखकर मुझे याद आया। 1,05,000 रिसीव हुआ है, तो टीडीएस 30% माइनस होता है ना, पहला पॉइंट में बताया था, तो मतलब ये 70% है, तो इनकम कितना है 1,50,000। 1,05,000 अगर 70% है तो टोटल कितना हो गया 1,50,000, तो 1,50,000 रुपए का इनकम मेरा हो। क्लियर है बात, यहां पर हमारा टॉपिक ये वाला कंप्लीट होगा। इसके बाद हम अदर सोर्सेज का एक और टॉपिक डिडक्शंस पढ़ेंगे, डिडक्शंस के बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट क्लास में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम फिर बिजनेस प्रोफेशन वाला टॉपिक शुरू। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।